अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। टैक्स एमनेस्टी स्कीम फ़ायदा उठाने का मौका ख़त्म, अब एक्शन का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई बार अपील की कि एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाएं, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि 30 जून की तारीख बढ़ाकर 3 जुलाई कर दी और अब तारीख नहीं, बेनामी जायदाद रखने वालों के खिलाफ सरकार के कदम आगे बढ़ेंगे। सिलसिला शुरू भी हो गया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि नया पाकिस्तान बनना शुरू हो गया है, क्योंकि इससे पहले मुल्क की तारीख में कभी इस नौयत की कार्रवाई नहीं की गई। वज़ीर आज़म ने खबरदार किया है कि जितना मर्जी शोर कर लें, मुल्क को कंगाल करने वालों से जवाब लिया जाएगा, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। जहां हुकूमत का एक्शन नजर आ रहा है, वहीं ऑपोजिशन का रिएक्शन भी आ रहा है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को लेकर ऑपोजिशन जमातें सवाल ही नहीं, आसमान सर पर उठा रही हैं। प्रोग्राम में आसमान से बातें करती महंगाई पर भी जरा रोशनी डालेंगे। लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में होने वाली फायरिंग का अहवाल भी आपको दूंगी। इसके पीछे आखिर किसकी कोताही है, इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस दिखा देती हूं। इंतहा पसंद भारत ने खत्ते का अमन दाव पर लगा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर रियासती दहशतगर्दी, चम सेक्टर के करीब धमाके में पाक फौज के 5 जवान शहीद। सूबेदार मोहम्मद सादिक, सिपाही जुहेब, गुलाम कासिम, शेर जमान और मोहम्मद तैयब शामिल। ISPR के मुताबिक धमाका भारत की रियासती दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिस मर्जी जिसके पास चले जाएं, घुटने गोड़े दबाएं उसके, मैंने आपसे जवाब लेना है। जो मर्जी आपने करना करें, लेकिन ये कौम से मैं वादा करके आया था, कोई एनआरओ की छूट नहीं दूंगा। जिस बादशाह से मर्जी सिफारिश करवा लें, जिसके मर्जी जाकर घुटने दबा लें, नहीं छोड़ूंगा। मुल्क को कंगाल और मकरूज करने वालों से जवाब लूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, बोले तारीख में पहले कभी बड़े डाकुओं पर हाथ नहीं डाला गया। चोरी किया हुआ आधा पैसा भी वापस ले आए तो डॉलर नीचे आ जाएगा। ये भी कहा, मैं लंदन नहीं भागा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हर चीज का जवाब दिया। बेनामी असासे जाहिर करने की स्कीम के तहत दी गई मोहलत खत्म। FBR ने ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया। स्कीम के तहत 1,31,000 से जायद लोगों ने बेनामी असासे जाहिर कर दिए। 50 अरब रुपए से जायद का टैक्स जमा हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार टैक्स चोरों के खिलाफ बड़ा और फैसला कुन ऑपरेशन बेनामी से बदनामी का सफर शुरू हो गया। FBR ने बेनामी असासों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। लीगी सेनेटर चौधरी तनवीर की 6,000 कैनाल बेनामी जायदाद जब्त। जायदाद मुलाजमीन के नाम पर बनाई गई थी। नोटिस जारी। चौधरी तनवीर की बेनामी जमीन मौजा राजड़ पोटोहार टाउन में वाक़ है। कराची में भी बेनामी जायदादें और असासे रखने वाले के खिलाफ एक्शन। ओमनी ग्रुप की 7 जायदादें जब्त। 2 अरब 27 करोड़ रुपए मालियत के स्टॉक शेयर्स की फहरिस्त भी तैयार। मजीद 8 बेनामी जायदादें भी पकड़ी गईं। सिविल लाइन में 2 प्लॉट्स, क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में 1 प्लॉट, कराची में 2 निजी बैंक्स और ठट्टा की 2 सीमेंट फैक्ट्रीज के मुतादिद शेयर्स भी बेनामी निकले। FBR ने नोटिस जारी कर दिए। बेनामी जायदाद रखने वाले पर जुर्माना और 7 साल तक सजा हो सकती है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को जायदाद जब्त करने का इख्तियार होगा। ये जो ASI था ना, जिसके ऑफिस में मैं बैठी हुई थी, वो लंबा सा लड़का है, आप लोग वीडियो में, जिसने राना साहब का हाथ भी पकड़ा हुआ था, उसने राना साहब को ये मुझे बताई। राना साहब ने कहा ना, नहीं पता ही है ना कि नेतों ने क्या, बस हमें भी तकरीबन ये 1:30 बजे कंफर्म हुआ था कि राना साहब आपके साथ क्या कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की अहलिया ने ANF की कार्रवाई पर सवालात उठा दिए। समा को इंटरव्यू में कहा, मुलाकात के वक्त ASI ने कहा कि राना सनाउल्लाह को पकड़ने का हुक्म 1:30 बजे आया। ड्राइवर को उतारकर 3 अहलकार गाड़ी में बैठकर तलाशी लेने लगे। राना साहब को दफ्तर लाकर बैग दिखाया गया कि ये हेरोइन आपकी गाड़ी से मिली है। बैग गाड़ी में था तो उसी वक्त क्यों नहीं बताया? राना साहब ने कहा, मुझे पता है कि किसने रखा है, जिसने भी रखा है ना, अगर तो ये मेरी गाड़ी में से निकला था तो आप लोग वो मोटरवे पे मुझे दिखाते कि राना साहब ये बैग आपका है या आपकी गाड़ी में से निकला है, तो ये तो आपने मुझे यहाँ के दिखाया।
बढ़ती हुई महंगाई हुकूमत के लिए इम्तिहान बनने लगी। CNG और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का 10 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। कार डीलर्स भी मैदान में आ गए। कल से हड़ताल और टैक्सेस न देने की धमकी। ताजिर एक्शन कमेटी ने भी टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। जाती दुश्मनी का शाखसाना। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर में फायरिंग का वाकया। उम्रा करके आने वाला शख्स कत्ल, एक जख्मी भी दम तोड़ गया। सिक्योरिटी इदारों ने मौके से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब। पुलिस के मुताबिक मरने वाले सियासी कारकुन के कत्ल में नामजद थे। लाहौर एयरपोर्ट पर फायरिंग का वाकया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली। एयरपोर्ट के दाखिली रास्ते पर लगे स्कैनर खराब होने का इंकशाफ। हमलावर फैमिली समेत गाड़ी में आए थे। एंट्री पॉइंट पर गाड़ी की चेकिंग हुई या नहीं, तहकीकात जारी हैं। एक मुल्क वसाइल की कमी से गरीब नहीं होता, करप्शन की वजह से गरीब होता है। करप्शन का मतलब पब्लिक का पैसा चोरी होना। ये जो दोनों घर हैं शरीफों के और जरदारियों के, इनसे भी हम जवाब लेंगे। जितना मर्जी आपने शोर करना है करें। जिन्होंने इस मुल्क को कंगाल किया, मकरूज किया है, आज लोगों के ऊपर मुश्किलात डाली है, इंशाल्लाह इनसे मैं जवाब लूंगा। कोई NRO की छूट नहीं दूंगा। सारों के बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। शहबाज शरीफ आपका खानदान और वो जरदारी खानदान, अगर आधा भी पैसा जो आप इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके गए हैं आधा भी वापस ले आए तो रुपया ऊपर चला जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। जो लोग अरबों रुपए की चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर लेके गए हैं वो कहते हैं जी हमें बाहर से खाना चाहिए, VIP जेल होना चाहिए, एयर कंडीशन होनी चाहिए। हमने कानून सबके लिए एक लेके आना है। हमने इस मुल्क के अंदर आम आदमी की जिंदगी बेहतर करनी है। कभी भी इतने बड़े बड़े डाकुओं के ऊपर किसी ने हाथ नहीं डाला था, कभी ऐसे लोगों का एहतसाब नहीं हुआ था। नया पाकिस्तान बनना शुरू हो गया है। 7:08 में आपको खुशामदीद कहूंगी। नया पाकिस्तान बनना शुरू हो गया है जनाब। वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क को कंगाल करने वालों से जवाब लिया जाएगा। बड़े डाकुओं और छोटे डाकुओं सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपील भी की, खबरदार भी किया कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा लें। टैक्स एमनेस्टी स्कीम की तारीख में भी तौसी की, लेकिन जिसने फ़ायदा नहीं उठाया अब उसकी खैर नहीं है, क्योंकि एक्शन का वक्त आया जाता है। अब जिसने जायदाद छुपाई, असासे जाहिर नहीं किए, अब जायदाद जब्त हो जाएगी। अब बेनामी के चक्कर में बदनामी का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने बेनामी जायदादें जब्त करने के लिए मुल्क भर में कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी तनवीर, उनकी 6000 केनाल बेनामी जायदाद जब्त कर ली गई है। लीगी रहनुमा ने रावलपिंडी में अपने मुलाजमीन के नाम पर जायदाद बना रखी थी। FBR ने मुलाजमीन को भी नोटिस जारी किए हैं। कराची में भी 8 बेनामी जायदादों को नोटिस जारी किए गए हैं। सिविल लाइन में 2 प्लॉट्स को बेनामी जायदादों के नोटिस मिले हैं। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में भी 1 प्लॉट को बेनामी जायदाद करार दिया गया है। खट्टा में सीमेंट बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां हैं, इनको भी नोटिस जारी किए गए हैं क्योंकि ये भी बेनामी जायदाद है। कराची में 2 निजी बैंक भी बेनामी जायदाद पर कायम है। तो कराची में जब्त की गई जायदादों में 7 ओमनी ग्रुप की है। ओमनी ग्रुप के 2 अरब 27 करोड़ रुपए मालियत के स्टॉक शेयर्स की भी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। तब्दीली सरकार ने खबरदार किया है कि काला धन सफेद करने के सुनहरी मौके से फायदा न उठाने वाले अब बहुत पछताएंगे। मोहलत खत्म होने पर अब यकीनन पकड़ धकड़ होगी, जुर्माने होंगे, कैद की सजाओं और असासे भी जब्त होंगे। टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा न उठाने वालों के खिलाफ कहाँ क्या एक्शन हुआ है, सबसे पहले अपने नुमाइंदगान की जानिब चल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे मालूम करूंगी कि क्या क्या इस वक्त कार्रवाई हो चुकी है और अब तो वक्त खत्म हो गया है। पहले भी इमरान खान साहब ये कह चुके थे कि किसी किस्म का कोई तौसी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद जब 3 दिन दिए गए अगर उसके बाद भी आपने फ़ायदा नहीं उठाया है तो फिर अब तो बदनामी से बेनामी का सफ़र शुरू हो गया है। वहाब कामरान, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आती हूँ, बताइएगा ज़रा कार्रवाई शुरू हो चुकी है, कुछ बता सकेंगे कितनी बेनामी जायदादें हैं जिनको नोटिस जारी हो चुका है अब इस्लामाबाद में?
دیکھیے اسلام آباد میں تو نون لیگ کے سینیٹر رانا تنویر الحسن کے خلاف ایف بی آر نے کارروائی کا آغاز کیا ہے. سب سے پہلے ان کے نام ہی قرۂ فعال نکلا ہے اور راولپنڈی کے موضع راجڑ پوٹھوہار ٹاؤن میں چودھری تنویر نے اپنے مختلف ملازمین کے نام 6000 کنال بے نامی جائیداد تھی ان کی, اور اس جائیداد کو ضبط کر لیا گیا ہے ایف بی آر کی جانب سے. جو وقت دیا گیا تھا آج شام 6 بجے تک کا, وہ وقت بھی اب ختم ہو چکا ہے بے نامی جائیدادیں ظاہر کرنے کے حوالے سے. تو اب کارروائیوں کا آغاز بھی جیسا کہ آپ نے بتایا ہو چکا ہے. جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ان کے مطابق اب تک 1,40,000 سے زائد افراد نے جو ہے وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے بے نامی اثاثے ظاہر کر دیے ہیں. اور کہا جا رہا ہے ایف بی آر حکام کی جانب سے کہ افراد سے کم و بیش 60 ارب روپے کا ریونیو بھی اکٹھا ہوا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ اب ٹیکس نیٹ میں شامل ہو چکے ہیں اور اگلے سال ان سے مزید ٹیکس اکٹھا کیا جائے گا. تو یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے اور ایف بی آر حکام بھی نتائج کو حوصلہ افزا قرار دے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی نون لیگ کی جانب سے جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم متعارف کرائی گئی تھی 90 دن کے لیے, اس میں 70 سے 71 ہزار افراد نے اپنے بے نامی اثاثے ظاہر کیے تھے. لیکن یہ 45 روزہ ایمنسٹی اسکیم ہے جس میں 1,40,000 سے زائد افراد نے اپنے بے نامی اثاثے ظاہر کیے ہیں. تو یقیناً ایک حوصلہ افزا نتائج کا اس وقت اظہار کیا جا رہا ہے ایف بی آر حکام کی جانب سے, اور کہا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے کمپائل ہوتا جائے گا ڈیٹا تو جلد سے جلد کوشش ہے کہ یہ تمام تر تفصیلات شیئر کر دی جائیں گی عوام الناس کے لیے. ٹھیک ہے, وہاں محمد لقمان آپ کی جانب آتی ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ ٹیکس آفس کے باہر لاہور میں کیا صورتحال رہی؟ آخری دن تھا, اب تو پورٹل تک بند کر دیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ کارروائی کے حوالے سے نوٹسز کہاں کہاں جاری ہوئے ہیں یہ بھی بتائیے گا. محمد لقمان کی جانب بھی میں آتی ہوں. اشرف آپ مجھے بتائیے گا کراچی میں کیا صورتحال ہے؟ یہاں تو بہت سارے بے نامی جائیدادوں پر نوٹسز جاری بھی ہو چکے ہیں, مزید بھی یقیناً اب چل رہا ہوگا یہ پروسیس. جی کرن, اگر دیکھیں جو بے نامی جائیداد کا سب سے پہلا قرعہ جو نکلا ہے وہ اومنی گروپ کا نکلا ہے, جو کہ آپ اگر اسکرین پہ دیکھیں جو نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے اور جو منظوری دی گئی ہے کہ اثاثے جو ہیں ضبط کر لیے جائیں, جس میں اومنی گروپ کے بہت بڑے اثاثے سامنے آئے, جو کہ کراچی میں 3 جائیداد سامنے آئی, جو کہ سول لائن میں 2 پلاٹ آئے, کلفٹن میں 1 پلاٹ آیا, ساتھ میں اسٹاک ایکسچینج کے جو مختلف کمپنیز کے جو بے نامی جو شیئرز رکھے ہوئے تھے ان کی مالیت جو بن رہی ہے 2 ارب 27 کروڑ روپے بن رہی ہے, جو کہ مختلف کمپنیز کے شیئر جو ہیں اپنے دیگر لوگوں کے نام پہ رکھے ہوئے تھے, لیکن آنر جو بینیفیشری جو تھا اومنی گروپ تھا. اب یہاں پہ اومنی گروپ کے اوپر پہلے سے ہی کام چل رہا تھا اور یہاں پہ جو اب یہ منسٹری اسکیم کا بھی فائدہ جو ملنا تھا وہ بھی اب انہوں نے نہیں لیا, لیکن اس کے بعد اب ایف بی آر نے منظوری دے دی, جو کہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف بی آر نے اجازت دے دی ہے کہ یہ جو اثاثے ہیں اور جو یہ ایسٹس ہیں جو کہ شیئرز ہیں اور یہ 3 جو جائیداد ہیں ان کو ضبط کر لیا جائے, اور جن کی مالیت اگر دیکھیں جو زمین کی جو قیمت بتائی ہے یہاں پہ 24 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے, اور جبکہ اگر اثاثے دیکھیں جو کہ مختلف کمپنی کے شیئرز لیے ہوئے تھے 2 ارب سے زائد مالیت کے اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو اسکرین پہ آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں اور بھی بے نامی جائیدادیں ہیں, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی خبریں دی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ فالودے والا ہے, اس کے نام پہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ بھی اہم ہے. ابھی اور بھی انکشافات ہوں گے, یہ ابھی پہلا مرحلہ تھا جو کراچی میں ہوا ہے, اب آگے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. بالکل, اور سوال یہ ہے, خرم شہزاد بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں, آپ کو مزید کہوں گی, اور سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے پورا مہینہ دیا گیا, اس کے بعد مہینے کے بعد 3 دن مزید اس میں اضافی ایڈ کیے گئے, کیوں؟ آخر اس کے پیچھے کیا لاجک ہے جن لوگوں نے اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ ڈیفینیٹلی اب آپ نے بے نامی جائیدادوں کو اگر نہیں بتایا ہے, نہیں اثاثے ظاہر کیے تو پھر اب بدنامی ہوگی. لاجک کیا آپ کو سمجھ آتی ہے, کیوں لوگوں نے اپنے بے نامی اثاثے ظاہر نہیں کیے اتنے دن ملنے کے باوجود بھی؟ رہا ہے ہمارے یہاں جو ہے ٹیکس کم ہونے کی وجہ بھی یہی ہے, اور ٹیکس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ لیں کہ جو ڈاکومنٹیشن ہے یا یہ کہہ لیں جو فائلنگ ہے ریٹرنز کی, اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت کم رہا ہے گورنمنٹ اور لوگوں کے بیچ میں, چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں, جیسے کہ لیٹس سے ایف بی آر کی ہم بات کریں, ہسٹوریکلی ایسا ہوا ہے کہ ایف بی آر یا جو بھی کلیکشن اتھارٹی ہماری رہی ہے اس کے اور لوگوں کے درمیان وہ کانفیڈنس نہیں رہا. ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ریوارڈز بھی نہیں ملے ابھی تک ویسے جیسے دوسرے کنٹریز میں ملتے ہیں, اور آف کورس جو ٹیکس ریٹرن کا مطلب ہے وہ ملا نہیں. ایبسلیوٹلی. تو ایک تو یہ بڑی وجہ, ایک اور بھی یہ ہے کہ جو ہے وہ ریوارڈ نہیں ملتا, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا ہم ٹاپ 3 کنٹریز میں آتے ہیں دنیا کے جو سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. لوگ چیریٹی کرنے کے لیے تیار ہیں, مطلب لوگ اس دنیا سے اگلی دنیا میں جو ریٹرنز ہوگا اس کے لیے تیار ہیں, بٹ اس دنیا میں
कंट्रीब्यूट करने के लिए अपना जो एक्चुअली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करने के लिए तैयार नहीं। तो एक रियलाइजेशन का भी है प्रॉब्लम, रियलाइज भी करवाना है। फिर देखें बाय हुक बाय क्रूक अभी हो रहा है ना, आप अकाउंटेबिलिटी करके कर रहे हैं, लेकिन ये कि ट्रस्ट डेफिसिट जब तक बिल्ड नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर आप रिवॉर्ड नहीं देते उस चीज़ का जब जो टैक्स पेयर आपको दे रहा है। और दूसरी बात ये, एमनेस्टी इन प्रिंसिपल जो है वो जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ा जो है वो अनफेयर ये कह लें कि ट्रीटमेंट है। तो ये भी देखना होगा कि जेन्युइन टैक्स पेयर को क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर आप किसी टैक्स पेयर को बेनिफिट देंगे इन रियल सेंस और उसको सपोर्ट देंगे, उसको ये रियलाइज़ करवाएंगे कि आप हमारे दूल्हा हैं, एक्चुअली इस तरह से हम अगर बताएं कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप सबसे ऊपर सर आँखों पर हैं, तो आप यकीन कीजिएगा टैक्स पेयर लोग होने के लिए उनका दिल करेगा। मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा था कि अभी रिसेंटली वहाँ 60-60, 70-70% टैक्स है, लोग देते हैं टैक्स। और अभी ये हुआ कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम टैक्स रेट कम करते हैं। आप यकीन करें लोग सड़कों पे निकल आए कि आप टैक्स रेट कम नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये नहीं थी कि वो टैक्स जो है वो दे के और जो है वो सिर्फ वैसे ही कह रहे थे कि जी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, नहीं, क्योंकि उनकी मुराद कम हो रही थी। उनको जो बेसिक्स हैं, प्रोविजन ऑफ बेसिक्स जो होता है जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब चीज़ें, और बेसिक जो आपको 60 साल के बाद जो मिलता है या उससे पहले जो आप जब आप इस काबिल नहीं होते कि काम कर सकें उस वक्त जो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो वो जो वेलफेयर सोसाइटीज़ है वो इन ट्रू सेंस वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं। तो ये वेलफेयर सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ तभी आएगा जब आहिस्ता आहिस्ता ये जो टैक्स लेते हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता लोगों पे ही खर्च करेंगे। आज देखें ना हमारे हॉस्पिटल्स का हाल क्या है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 18 अमेंडमेंट्स हुई है, प्रोविंसेस के पास इस चीज़ का जो है वो ये कह लें कि एम्बिट उनके पास है कि वो हेल्थ को ठीक करें, एजुकेशन को ठीक करें, ट्रांसपोर्ट को ठीक करें, सिक्योरिटी को ठीक करें, सारी डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं ना, पर लोकल गवर्नमेंट तक पहुंची नहीं है अभी तक चीज़ें। खुरम ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपसे कि फिर ये जो ये ट्रस्ट का लेवल है इसको बेहतर करने में, क्योंकि इसका फुकदान हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको बेहतर करने में ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम हुई 1,31,000 अफराद इन्होंने अपने असासे जाहिर कर दिए। अब इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए और लोगों को ये टैक्स नेट पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हुकूमत को? थोड़ा सा अगर मैं अपने नाजरीन के लिए बेसिक इसका बैकग्राउंड थोड़ा बताऊं कि पाकिस्तान में एमनेस्टी कितनी आई है। एमनेस्टी जो है तकरीबन 13 आ चुकी हैं अभी तक, इसको हटा के 14वीं थी। 13 एमनेस्टीज आई हैं। 1958 में पहली एमनेस्टी पाकिस्तान ने दी थी और वही इत्तेफाक से साल था कि पहली मरतबा IMF में गए थे। आज हम 22वें प्रोग्राम में जा रहे हैं IMF के और 14वीं एमनेस्टी में गए, ठीक है। तो आप देख लें कि पिछले 60 सालों में, यानी कि एमनेस्टी से लेकर अभी तक के 60 साल जो बनते हैं उसमें हमने कुछ खास जो है वो नहीं किया। गवर्नमेंट की तरफ से कह लें, पॉलिसी मेकर्स की तरफ से कह लें, जो भी हमारे जो है इक़्तिदार में रहे हैं लोग, उन्होंने इतना खास कुछ किया नहीं, तो तभी ये हाल है आज हमारा। दूसरी बात क्या है कि अगर नंबर्स की बात करें तो टोटल जो 13 एमनेस्टीज थी किरण, उसमें टोटल जो टैक्स इकट्ठा हुआ 138 अरब रुपए हुआ है अभी तक, मतलब इस एमनेस्टी को हटा के 138 अरब रुपए हुआ है। और 13 एमनेस्टीज का मतलब ये कि पर एमनेस्टी तकरीबन 11 अरब रुपए आपके पास आए। लेकिन इसमें डिस्टॉर्टेड फिगर्स बहुत हैं। मिसाल के तौर पे जो लास्ट एमनेस्टी थी जो पिछली गवर्नमेंट ने दी थी, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ, यानी कि 124 बिलियन रुपीज़, 124 अरब रुपए आपकी किटी में आ गए। जो एसेट्स डिक्लेयर हुए कि जी असासे हमारे पास कितने हैं, वेल्थ स्टेटमेंट जो होती है असासे, उसमें तकरीबन कोई 2500 अरब रुपए जो है वो 2500 अरब मालियत के असासे डिक्लेयर हुए पिछली वाली में। और तकरीबन कोई 80 से 85 हज़ार लोगों ने अपने आप को डिक्लेयर किया, यानी कि वो टैक्स नेट में आ गए। आपके पास 18 लाख तकरीबन टैक्स पेयर्स हैं, डायरेक्ट टैक्स पेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और फाइल कितना करते हैं? तकरीबन कोई 12 लाख करते हैं या इससे भी कम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये देखें कि टोटल जो है, टोटल आज तक 13 एमनेस्टीज में कितने लोगों ने डिक्लेयर किया है, जो नंबर है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स वो है 3,05,300 पर जो ये कह लें कि जो डिक्लेरेशन बनती है एक की 138 अरब रुपए टैक्स में इकट्ठा हुआ। और अगर आप ये तकरीबन कोई 3 लाख लगा लें तो तकरीबन कोई 4.5 लाख रुपए पर जो है वो हेड बनता है जिसने डिक्लेयर अपने आप को टैक्स दिया, यानी कि उसमें आ गया, इस टैक्स नेट में आ गया। एक और चीज़ ये देखने की है कि हम जो है एमनेस्टीज़ हमेशा देते आए ना, तो एक ये आपके क्वेश्चन से आपको रिलेट कर रहा हूँ उससे कि क्यों नहीं लोग अब जो है डिक्लेरेशन ज़्यादा करते हैं। आप ये देखें कि पिछली एमनेस्टी जो गई है इसमें 124 अरब रुपए भी इकट्ठा हुआ है, इसमें 2500 अरब मालियत के एसेट्स डिक्लेयर भी हुए हैं, उसके बावजूद इस एमनेस्टी में भी 50 अरब आ गए। मतलब आप ये अच्छा, उसमें एक्सटेंशन भी दी गई थी, इसमें से 3 दिन की एक्सटेंशन थी, इसमें टाइम रिलेटिवली कम था। इसका मतलब ये कि हमारे ग्रे इकोनॉमी कितनी बड़ी है, मतलब अभी भी इतना पोटेंशियल है कि एक और एमनेस्टी देना आप अगले 2 महीने बाद, अगले साल। ऐसा नहीं होना चाहिए इन प्रिंसिपल, आप यकीन कीजिएगा उसमें भी आ जाएंगे। अच्छा, आप बता रहे हैं इससे पिछली जो एमनेस्टी थी उसमें ज्यादा आए थे, उसकी वजह ये थी कि उसमें तो ये वाली स्कीम कितने फायदेमंद रही है? देखिए, ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि रिलेटिवली ये स्कीम इतनी नाकाम नहीं रही है, अच्छी रही है कि आखिरी ये एक हफ्ता जो गया है
اس میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1,40,000 آپ کی رپورٹ ہی 1,40,000 لوگ جو ہے وہ اس نیٹ میں آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاسٹ ایمنیسٹی سے رفلی 75% زیادہ لوگ جو ہے ڈکلیئر ہوئے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ نمبر آف پیپل آ رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ پر بندہ جو ڈکلیئر کر رہا ہے یا جو ٹیکس دے رہا ہے اس کا سائز کیا ہے. لاسٹ ایمنیسٹی میں اس کا سائز ریلیٹیولی زیادہ تھا, یعنی کہ 124 ارب جمع ہوئے, 2500 ارب کا ایسٹ ڈکلیئر ہوئے اور 80,000 لوگوں نے کیا. تو پر ہیڈ زیادہ آیا بنسبت اس کے کہ 1,40,000 ڈکلیئر ابھی کیا انہوں نے, لیکن 50 بلین کا جو ہے ٹیکس آیا ہے اور تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 1800 ارب کے قریب جو ہے وہ ایسٹ ڈکلیئر ہوئے. اچھا, اس میں ایک اور چیز کیا تھی, بے نامی اکاؤنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کی بھی ایمنیسٹی تھی. اس میں ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی, بٹ گورنمنٹ کا یہ سٹانس تھا کہ اس میں ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف زیادہ جا رہے ہیں بنسبت اس کے کہ ٹیکس اکٹھا کیا جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف زیادہ جو ہے رجحان ہے, اور اگلے سال انشاءاللہ اگر اس میں لوگ زیادہ ڈکلیئر ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے پاس ٹیکس بھی بڑھنا شروع ہو جائے. اچھا, کیونکہ یہ اسکیم کو لے کر بہت سارے لوگوں میں خوف بھی پایا جاتا تھا اور بہت سارے لوگ پریشان بھی تھے اس کو لے کر, ہونا بھی چاہیے. اور اب جو ہے کیونکہ اب وہ دن ختم ہو گئے تو اب کارروائی کا آغاز بھی شروع ہو گیا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے کارروائی کے بارے میں پوچھوں, 2 سوال. ایک تو یہ پچھلی والی اسکیم اور اس والی اسکیم میں فرق کیا تھا, یہ بتا دیجیے گا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جب یہ جائیدادیں ضبط ہوں گی تو وہ ڈیفینیٹلی قومی خزانے میں جائیں گی نا, تو بالکل اس کے بھی پھر فوائد تو بتائیں ذرا. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک تو آپ کو پہلا سوال تھا وہ میں نے پہلے بھی ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا. ایگزیکٹلی ہوں گے, بالکل. دیکھیں جتنا انفلو آئے گا, جتنا پیسہ ڈاکومنٹ ہوگا, یعنی کہ جو آپ کے آفیشیل چینلز ہیں بینک میں آئے گا اور وہ اس حساب سے اگر جو ہے وہ فلوٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے جو ہے ثمرات آپ کو ملیں گے. نمبر 1. دوسرا آپ نے کہا کہ اس میں فرق کیا ہے. دیکھیں لاسٹ ایمنیسٹی میں اس میں میجر جو فرق تھا وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے. ریئل اسٹیٹ کی ڈکلیریشن ہے, یعنی کہ اس میں یہ نہیں تھا کہ ریئل اسٹیٹ پہ آپ ایک ٹیکس لگائیں, 1.5% ٹیکس دیں, 150% کی جو ہے ویلیو بڑھائیں, 1.5% ٹیکس دیں اور ڈکلیئر کر دیں اس کو. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں اب دیکھنا ہوگا کہ ایکچولی ریئل, آپ نے دیکھا ہے یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ضبط کیا ہے یا جو جس پہ بھی جو ہے انہوں نے کارروائی شروع کی ہے, ہاں, تو وہ ریئل اسٹیٹ میں زیادہ ہیں. تو دیکھیں ریئل اسٹیٹ کا ایک پورشن ایڈ ہوا تھا اس ایمنیسٹی میں جو پچھلے میں نہیں تھا. پھر بے نامی اکاؤنٹ کا تھا کہ بے نامی اکاؤنٹ جو آپ کے ان کو آپ بتا دیں کہ یہ میرا ہے, اس کو ڈکلیئر کر دیں آپ, ٹھیک ہے. تو یہ 2 میجر جو ہے ڈفرینسز تھے لاسٹ ایمنیسٹی میں. اور لاسٹ والی ایک کنونشنل کہہ لیں کہ سارٹ آف ایمنیسٹی تھی جو ایک عام ہوتی ہے کہ جی آپ اپنے اثاثے یہاں پر رکھیں, باہر رکھیں. ایک اس میں پتہ ہے نقصان تو نہیں کہہ سکتے, اس میں فائدہ اور ہو سکتا تھا اگر آپ جو باہر اثاثے ہیں ان کا اور یہاں کا جو ٹیکس کا فرق ہے وہ بہت زیادہ رکھنا چاہیے تھا. نارملی کیا ہوتا ہے, انڈونیشیا دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, وہاں پہ اگر آپ لوکلی ڈکلیئر کر رہے ہیں, لیٹ سے اگر کہیں کہ جی 5% دیں اور ڈکلیئر کر دیں, تو باہر اگر آپ نے ایسٹ رکھنا ہے تو 25% ٹیکس دیں, 20% ٹیکس دیں, تاکہ لوگ اس پہ مائل ہوں کہ ہم واپس جو ہے نا ایسٹ لے کر آئیں. یہ ایک فرق کم رکھا گیا ہے, یہ زیادہ رکھا جاتا تو آپ کو اور فائدہ ہونا. اچھا خرم, عوام کو یہ بھی سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک تو ہم ایمنیسٹی اسکیم کی بے نامی اثاثوں کی, بے نامی جائیدادوں کی, اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ٹیکس ریٹرن, کیونکہ یہ بیسکلی یہ مسائل یہیں سے شروع ہوتے ہیں نا کہ جب آپ ٹیکس ریٹرن نہیں کر رہے ہوتے, جب آپ اثاثے ظاہر نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر یہ آگے مسائل اور یہ بڑے مسائل بن جاتے ہیں. تو عوام کو اس طرف لے کر آئیں, ان کو فوائد بتائیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر آپ اب آگے اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں رکھتے ہیں. دیکھیں یہ تو ہماری جو ہے ایز پاکستانی بیسک ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے رکھیں. ہم بتائیں ہمارے پاس کتنی انکم ہے, کتنے اثاثے ہیں. دیکھیں آج نہیں تو کل تو یہ ہونا ہی ہے نا, ہم اس طرف جا ہی رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم پہلے ہی ڈکلیئر کریں. پھر آپ کے ڈفرینشیل بہت زیادہ ہوگا, یعنی کہ اگر آپ فائلر نہیں ہیں, آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. دیکھیں ایک وہ جو پرابلم نا وہ یہ بھی ہے کہ پروسیس بہت مشکل ہے, اسے بھی آسان بنا ہے, لیکن وہ گورنمنٹ کی سائڈ ہے. آپ کی رسپانسبلٹی, ہماری ایز پاکستانی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے ہم اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے رکھیں, ایک چیز بتا کے رکھیں. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ آج جو ہے ہائر ٹیکس کی صورت میں ناانصافی ہو رہی ہے, ہمیں ریٹرن نہیں مل رہا, ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا. آپ سیلری کلاس ہیں, ہم سارے جو ہے ایٹ سورس سیلری ہماری اس پہ ٹیکس کرتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں ہماری سیلری کلاس سینڈوچ کلاس ہے بیسکلی, کہ یہاں سے بھی ٹیکس اس کو لگتا ہے اور ایکچولی اس کو انفلیشن بھی زیادہ ملتی ہے, تو وہ سینڈوچ ہو رہا ہے, اس کو کہیں سے اور مل نہیں رہا. اور مڈل کلاس کو سب سے زیادہ گروتھ کی ضرورت ہوتی ہے کسی اکانومی کو بھی اوپر لے کے جانے کے لیے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے ایز رسپانسبلٹی نہیں لیتے. تو ہمیں رسپانسبلٹی ہماری یہ کہ ہم ڈکلیئر کریں. اس میں فوائد یہ ہیں, آج نہیں تو کل ہمیں ریوارڈ ضرور ملے گا اور ہماری نیکسٹ جنریشن کو ملے گا. ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کر جائیں اپنے ملک کے لیے کہ جی ہم نے ٹیکس پورا دیا ہے, ہم نے انڈائریکٹ ٹیکس ہو, ڈائریکٹ ٹیکس ہو, یا ہمارے ایسٹس ہیں جو بھی ہیں ہم ڈکلیئر کر کے جا رہے ہیں, ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا, تو آپ یہاں بھی سرخرو ہوں گے, آگے جا کے بھی سرخرو ہوں گے. اور ایک اور بھی مسئلہ بتائیں, یہ جو جائیدادیں ضبط ہو رہی ہیں بڑی بڑی, تو اس پہ سزا بھی ہے, جرمانہ بھی ہے, 5 سے 7 کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے کیا؟ دیکھیں پلی بارگن تو بڑے بڑے جو ہے وہ پولیٹیشنز کے ساتھ اس وقت باتیں ہو رہی ہیں, ہو تو سب کچھ سکتا ہے, لیکن بات یہ ہونا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے ان پرنسپل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ
आपको अच्छा एक और चीज़ ये भी थी कि जेन्युइन टैक्स पेयर के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जब भी आप जो है एमनेस्टी देते हैं तो क्यों ना टैक्स पेयर को भी वही रेट दे दें। यानी आपका अगर मेरा 10% टैक्स करता है, IMF भी इसके मुखालिफ था कि ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। देखें एक और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, एक इसकी वजह ये भी है कि आज लास्ट डे क्यों रखा गया था, उसकी एक वजह ये भी थी कि IMF प्रोग्राम में आज मीटिंग की बात हो रही थी 3rd को कि आज मीटिंग होगी और उसके बाद साइनिंग हो जाएगी हमारे प्रोग्राम की, तो एक वे फॉरवर्ड भी मिल रहा था, तो इसलिए आज रखा, वरना तो 1 महीना और आगे हो सकती थी, इसलिए 3 दिन किए। तो एक ये भी इम्पैक्ट था इसका। तो बात यह है कि आपके पास रिवॉर्ड आपको मिलेगा, लेकिन आप अपने आप को डिक्लेयर करके रखेंगे, आपको फवाइद मिलेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल मिलेंगे। आप देख लें, मैं हूँ, हम सारे जो है, हमारे पास अगर 10% टैक्स जेन्युइन टैक्स पेयर से 10% कट रहा है, तो क्यों ना जो एमनेस्टी में लोगों को मिल रहा है काले धन का, तो वो जेन्युइन टैक्स पेयर को भी 1 साल के लिए मिलना चाहिए था। ये होता ना तो जो जेन्युइन टैक्स पेयर है वो भी डिस्करेज ना होता और एमनेस्टी वाला भी जो है। लेकिन इसके साथ साथ आवाम को एक गुस्सा भी है कि कट तो रहा है, टैक्स तो लग रहा है, लेकिन जो मजीद जो जेबों के ऊपर भारी पड़ रहा है वो महंगाई, जी उस पर मैंने आपसे आगे बात करनी है। फिलहाल मैं दूसरे टॉपिक्स की जाने बढ़ूंगी, फिर दोबारा बात हूँ। तो चेयरमैन FBR सैयद शबर जैदी कह रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वालों की तादाद 1,35,000 से तजावुज कर जाएगी। स्कीम के तहत 1,10,000 अफराद फायदा उठा चुके हैं, मजीद 25,000 अफराद के केसेस पाइपलाइन में हैं और अब तक 70 अरब रुपए की टैक्स आमदन होती है, मतलब हुई है। मजीद के लिए भी वो बात कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता स्कीम से 142 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल हुआ था और अब जो है शफी साहब ने जो बात की है उससे देखते हैं कि जो पाइपलाइन में उसका प्रोसेस कब तक कंप्लीट होता है। बहरहाल जो बेनामी जायदादें हैं उन पर तो कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, नोटिस भी जाना शुरू हो गए। आगे बढ़ती हूँ अगले टॉपिक की जानिब। राना सनाउल्लाह की बीमारी के हवाले से बात करती हूँ, जिनके बारे में ऐसा सुनने को मिल रहा है वो काफ़ी बीमार हैं। ये फरमा रहे हैं, कहा है कि मेरी सेहत का मसला है। इनकी फोन पे बात हुई है उनसे? इनको कब कहा है उन्होंने कि मेरी सेहत का मसला है? इनका काम ही ये है। सिर्फ मीडिया में आए, मीडिया में तो और भी बहुत कुछ आता है, उनके ऊपर इनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप कहाँ चले गए? ये प्रवेश पटक साहब, ये क्रैची साहब किधर आइए? कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करें ताकि दोबारा ये इस किस्म की हरकत ना करें। ऐवान के अंदर हूँ या ऐवान के बाहर हूँ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का अंदाज, इनका मिजाज बड़ा जारहाना होता है, मुखालिफिन के खिलाफ डट कर खड़े होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि राना सनाउल्लाह काफ़ी बीमार हैं। राना सनाउल्लाह भी कमर की तकलीफ़ का शिकार हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है और राना सनाउल्लाह की बीमारियां भी गिरफ्तारी के बाद मंजर आम पर आई हैं। राना सनाउल्लाह की अहलिया के मुताबिक कमर की तकलीफ़ के बाइस उन्हें उठने बैठने में शदीद परेशानी का सामना होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाई का डब्बा हमेशा उनके साथ रहता है। उनके सर की दिन में कई बार थेरेपी भी होती है। राना सनाउल्लाह की अहलिया की गुफ्तगू सुने पहले। उन्होंने जब राना साहब की मेडिसिन चेक की, उनकी ऑक्सीजन चेक की, जो सर की थेरेपी करते हैं मशीन चेक की, वो इसलिए कि मेडिसिन बॉक्स जो था ना गाड़ी में, उसमें मैंने सारी प्रॉपर चीज़ें रखी होती हैं। वो जो थेरेपी वाली है ना वो बड़ी सीरियस है। वो जब इधर इधर करके थेरेपी करते हैं ना, उनको मैंने कह दिया था, मैंने कहा इनको ये सुबह से 3 दफ़ा इनकी थेरेपी अभी तक होनी चाहिए थी, तो इन्होंने 1 दफ़ा भी नहीं की। मुसद्दक़ का इत्तलात हमें दूसरे ज़राए से मिली हैं कि ना उनको पीने का पानी दिया जा रहा है, ना खाना उनको दिया जा रहा है। उनका कि आप ये पानी पिला दें, उनके पानी नहीं ले सकते। उनका जी कोई दवाई दे दें, उनको हम दवाई नहीं दे सकते। वो लोअर बैक के भी मरीज़ हैं, ये भी मुझे उन्होंने आज बताया और राना साहब ने कभी हमसे जिक्र तक नहीं किया। राना सनाउल्लाह काफ़ी बीमार है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। वैसे जिस तरह से असासे डिक्लेयर हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपनी बीमारियां भी पहले से डिक्लेयर करनी चाहिए सियासतदानों को, कि अगर इस तरह के कोई वक्त पड़ जाए तो फिर जो पकड़ के ले जाते हैं और घर वालों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैसे ये पहले अवामी नुमाइंदे नहीं हैं जिनकी बीमारी गिरफ्तारी के बाद सामने आ रही है। अक्सर सियासतदान कमर के दर्द का शिकार हैं। उनमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी भी हैं, डॉक्टर आसिम भी हैं, शर्जील इनाम मेमन भी हैं, परवेज़ मुशर्रफ भी हैं, इसहाक डार भी शामिल हैं। और ये तमाम वो लोग हैं कि जब कोई केसेस सामने आए हैं या किसी तरह की गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये कितनी सीरियस नौयत की बीमारियों में मुब्तला हैं। मुनशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह जो जुडिशल रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। अपोजिशन जमातों समेत राना सनाउल्लाह की अहलिया ने भी ANF की कार्रवाई पर कई सवालात उठाए। नबीला सनाउल्लाह कह रही हैं राना साहब को दफ्तर लाकर बैग दिखाया गया कि ये हेरोइन आपकी गाड़ी से मिली है।
बैग गाड़ी में था, तो फिर उसी वक्त जब गिरफ्तारी हो रही थी उस वक्त क्यों नहीं बताया गया? मुझे कहते नहीं आप फिक्र ना करें, ये हमें भी कोई 1:30 बजे कॉल आई है, हमें भी नहीं समझ लगी थी कि इस बंदे के साथ क्या करना है। जिसने राणा साहब का हाथ भी पकड़ा हुआ था उसने राणा साहब को ये मुझे बताई। तो वो कहते नहीं बाजी आप अपने ना मुलाजमों को चेक करें जिन्होंने राणा साहब के बैग में बैग रखा है गाड़ी में। मैंने कहा कौन सा बैग रखा है? कहता है जिसमें 15 किलो हीरोइन निकली है। एक बंदे को पता है कि मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मुझे सारा कुछ कर रहे हैं, तो हीरोइन उसने अपनी गाड़ी में रखनी थी। तो कहते नहीं हमने तो सिर्फ राणा साहब को ऐसे ही पकड़ा, वहाँ से रोका गाड़ी, तो हम लोग बैठ के साथ आ गए। राणा साहब ने तब मुझे बताया कि नहीं ये झूठ है, इन्होंने गाड़ी के आगे गाड़ियाँ आके खड़ी की हैं, ड्राइवर को बाहर निकाला है। राणा साहब ने कहा मुझे पता है कि किसने रखा है, अगर तो ये मेरी गाड़ी में से निकला था तो आप लोग वो मोटरवे पे मुझे दिखाते, ये तो आपने मुझे यहाँ के दिखाया। कहता नहीं आप हमारी बहन है, हम ये है, लेकिन ये बात है कि आप जो मीडिया में बातें कर रही है ना वो गलत कर रही है। राना सनाउल्लाह की अहलिया कहती है कि मुलाकात में लगा कि शायद राना सनाउल्लाह को फैमिली की वजह से डराया धमकाया जा रहा है। इस बारे में बात करने के लिए अदनान आदिल साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब मौजूद हैं। उस्मान डार साहब, खुशामदीद कहती हूँ। एक बार फिर वही शिकवा हुकूमत से हो रहा है जो इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के वक्त में भी हो चुका है, जो इससे पहले नवाज शरीफ साहब के वक्त में भी हो चुका है, और उनके साथ भी मुसलसल होता रहता है कि राना सनाउल्लाह बीमार है, उन्हें दवाएं नहीं दी जा रही, सहूलतें नहीं दी जा रही, अहले खाना से मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। सर, एक और शिकवा हुकूमत से। देखिए, एक तो किरण आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है, जो राना सनाउल्लाह का आपने क्लिप चलाया पार्लियामेंट में, जब हुकूमती बेंचों से आवाज आ रही थी आप बीमार हैं, तो वो कहते हैं मैं फिट हूँ, आपको कौन कह रहा है बीमार हूँ। अब बड़ी दिलचस्प बात ये है, पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये जब भी जाते हैं जेल में हवालात में, उससे बचने के लिए इनको कोई ना कोई बीमारी का सामना इसलिए हो जाता है, ये चाहते हैं कि हाँ हम हॉस्पिटल चले जाएं, या दूसरा प्रोडक्शन ऑर्डर, उसकी आड़ में हम पार्लियामेंट में चले जाएं और हमें सजा काटनी ना पड़े। और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लास्ट कैबिनेट इजलास में बिल्कुल बाकायदा कहा है कि इसके ऊपर हमें इस कानून पे नजरसानी करने की जरूरत है, और बाकायदा उन्होंने लॉ मिनिस्टर से बात की है कि कोई भी ऐसा शख्स जो मंशियात फरोश है, उसने लूट मार की है, करप्शन के संगीन मुकदमात हैं, कम से कम ऐसे लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क की अखलाकियात तबाह करके रख दी है, और प्रोडक्शन ऑर्डर की आड़ में और पार्लियामेंट को डाल बनाकर ये लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन से कतराते हैं और जेल से कतराते हैं। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे मुस्तकबिल करीब में इस पे भी हम इस कानून पे भी नजरसानी करने जाएंगे। मुख्तलिफ किस्म की स्कीम्स ला रहे हैं मुल्क को खराब सूरत हाल से निकालने में, तो फिर इस पे भी कोई स्कीम लेकर आ जाएं सियासतदानों के फिटनेस टेस्ट की। ये इससे अच्छी क्या स्कीम हो सकती है? आप देख नहीं रहे माशाल्लाह, जिसने इस मुल्क में लूटमार की है, किस किस को इस वक्त किसी को करप्शन के मुकदमात का सामने है, जो टीटियां जिनकी पकड़ी गई हैं उनके आप देख लें मामला। ये राना साहब देखें, राना साहब की तबीयत की बहुत सारी वजूहात हो सकती है ना, हो सकता है कि वो जो डोज वो रोजाना की बुनियाद पे लेते हो, जो चीजें पकड़ी गई हैं उसका भी अमल हो, वो मिल नहीं रही में, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन देखें, हम वो काम नहीं करेंगे जो ये लोग माजी में करते रहे हैं। ANF एक इंडिपेंडेंट अदारा है। अगर मैं आपको तारीख में ले चलता हूँ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे आपके यूसुफ रजा गिलानी, उनके बेटे मूसा गिलानी को इसी ANF ने पकड़ा। तो क्या उस वक्त के जो वजीर आजम थे उन्होंने खुद अपने बेटे को पकड़वा दिया? अगर ये तासुर देते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने राना सनाउल्लाह को पकड़ाया है। इसी तरह आपको याद होगा कि इन्होंने बाकायदा पीपल्स पार्टी ने मखदूम शहाबुद्दीन को एक डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर बाकायदा अनाउंस कर दिया था। इसी ANF ने उनका पीछा किया, इवन उन्हें भाग कर पेशावर जाकर अपनी बेल तक करवानी पड़ी, फिर पार्लियामेंट में पीछे चले गए और उनका फिर नाम विड्रॉ किया गया, और फिर राजा परवेज अशरफ की जो है वो लॉटरी निकल आती है। तो कई ऐसी मिसालें माजी में मौजूद हैं। फ्रंटियर पोस्ट के इन्होंने एडिटर को पकड़ा। तो सिर्फ ये कहना कि शायद ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए राना साहब को पकड़ा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर वो शख्स किरण जिसने इस मुल्क को लूटा है, क्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो रहा है, नैब इंडिपेंडेंट अदारा है, ANF इंडिपेंडेंट अदारा है, पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं। अगर राना सनाउल्लाह के हाथ साफ हैं तो उनको पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की अदालतों पे उस्मान साहब, ऑपोजिशन ये भी इल्जाम लगा रही है कि सबूत कोई नहीं है। उनकी अहलिया कह रही है कि वहाँ पर जो एहलकार मौजूद थे उनको भी नहीं मालूम था कि क्या किया जाना है। 1:30 बजे उन्हें हुक्म मिला है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी होनी है। सर, ये अहलिया उनकी इल्जामात लगा रही हैं। देखिए किरण, ये फैसला के सबूत मौजूद हैं कि नहीं, ये ना आपने करना है, ना मैंने करना है, ना राना सनाउल्लाह की फैमिली ने करना है। ये तो फैसला करना है पाकिस्तान की अदालतों ने। और जैसे मैंने आपको कहा है कि हम सबको मुल्क के इदारों पे
عدالتوں پہ اعتماد ہونا چاہیے. پاکستان طریقے انصاف کی حکومت کو یہ کرڑ جاتا ہے کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس قوم سے, اداروں کو آ کے اٹانومس کریں گے, مضبوط کریں گے, آزاد کریں گے, پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کریں گے. ماضی میں جو ان کا مکہ رہا, نورا کشتی رہی ان دونوں جماعتوں کی, وہ بنیادی طور پہ ایک جو مائنڈ سیٹ یہ لوگ لے کے چل رہے تھے گزشتہ 35 سالوں میں, دونوں کی باریاں لگی ہوئی تھیں. پاکستان تحریک انصاف ایک تیسری قوت کی شکل میں سامنے آئی ہے. یہی وجہ ہے یہ پوری کی پوری اپوزیشن بکھلاہٹ کا شکار ہے. کبھی تحریک کا اعلان کرتے ہیں, کبھی اے پی سی کا اعلان کرتے ہیں, بیانیہ ہی سب کا مختلف ہے. بنیادی طور پہ ان کو جن کرپشن کے مقدمات کا سامنا ہے اور یہ جو متحدہ اپوزیشن جو بظاہر متحد نظر آ رہی ہے, عثمان صاحب اسی طرح کے الزامات اپوزیشن کی جانب سے بھی آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جس طرح کی مہنگائی بڑھ گئی ہے, جو بجٹ کا حال کیا اس کے بعد جو ہے حکومت وہاں سے نظریں بچانے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں کر رہی ہے. الزامات لگائے جا رہے ہیں, ثبوت نہیں ہے, سیاسی انتقام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ باتیں اپوزیشن کی جانب سے کی جا رہی ہیں. عدنان عادل صاحب بھی کیونکہ ساتھ موجود ہیں. عدنان صاحب, اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے رانا ثناء اللہ صاحب کو, لیکن بلڈ پریشر, کمر درد, کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں. نون لیگ کا الزام ہے کہ انہیں دوائیں بھی نہیں دی جا رہی ہیں, مناسب سہولتیں بھی نہیں دی جا رہی ہیں. دیکھیے, الزام تو اپوزیشن والے ہمیشہ لگاتے ہیں, جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے اسی طرح کے الزام لگاتا ہے. اب یہ تو وہاں کا جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کے اوپر انہیں مقدمہ کرنا چاہیے, ہائی کورٹ میں جائیں اور اس کے خلاف درخواست دیں کہ بھئی یہ جیل کے مینول کی خلاف ورزی کر رہا ہے, کیونکہ جو جیل کا مینول ہے اور جو اس میں قواعد ہیں اس کے تحت جو بھی طبی امداد ہے انہیں ملنی چاہیے. اگر وہ بیمار ہیں, ان کو بلڈ پریشر ہے, میں نے تو یہ بھی کسی ٹویٹ میں پڑھا ہے کہ انہیں اور ڈائبیٹک بھی ہیں, اور بھی بیماریاں ہیں, ان کو ہارٹ کا بھی شاید کوئی ایشو ہے, تو جو بھی ان کو بیماریاں ہیں اس کا جیل مینول کے مطابق انہیں مناسب علاج ملنا چاہیے. اگر نہیں مل رہا ہے تو انہیں ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے. اس طرح میڈیا پہ الزام در الزام لگانا جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو صرف ایسے ہی ہے. اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تصویریں نہیں ہیں, ثبوت نہیں ہے, ویڈیو نہیں ہے. اگر اے این ایف یہ جاری کر دیتی تو کہتے میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, یہ تو عدالت میں جانا چاہیے تھا. ابھی تک اے این ایف کی طرف سے کوئی فارمل اناؤنسمنٹ اور سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا ہے. جو بھی خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے آ رہی ہیں, صرف ایف آئی آر کی کاپی جو ہے میڈیا کو اویلیبل ہوئی ہے. اس کے علاوہ اے این ایف نے تو ابھی تک کوئی اعلان ہی نہیں کیا, نہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. اور اے این ایف کا سربراہ ایک حاضر سروس میجر جنرل ہے فوج کا, اور یہ جو انویسٹیگیشن ہے ایک بریگیڈیئر صاحب کر رہے ہیں. تو آپ بتائیے کہ جس ادارے میں میجر جنرل اور بریگیڈیئر لیول کے آفیسرز ہوں, اور کوئی بھی ایسا ہائی پروفائل آدمی جیسا کہ رانا ثناء اللہ ہیں, اور وہ بہت بڑے لیڈر ہیں اور بہت سیزنڈ آدمی ہیں, سیاستدان ہیں, تو ان کے بارے میں جب کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو کوئی انسپیکٹر لیول کا آدمی ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے, اس پہ ادارے کے سربراہ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, اور سیکریٹری نارکوٹکس ڈویژن کو بھی اطلاع دی گئی ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فوج کے حاضر سروس اعلیٰ رینک کے آفیسر جو ہیں وہ کسی سیاسی دباؤ میں آ کر اتنا جھوٹا مقدمہ قائم کر سکتے ہیں کہ 15 کلو ہیروئن کسی شخص پہ ڈال دیں, وہ بھی اتنے اہم آدمی پہ. اگر کسی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسانا ہو تو 2-4 گھرام تو ڈالی کوئی پولیس والے ڈال دیتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فوج کے حاضر سروس افسر جو ہیں وہ ایسا غلط کام کر سکتے ہیں. بہرحال اگر ان کو شکوک و شبہات ہیں, انہیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ اس شفاف ٹرائل کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات دیں. بالکل, اور اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. عدنان عادل صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود تھے. اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے ٹیکس ایمنسٹی اور اس کے بعد مہنگائی کے حوالے سے تذکرہ کر رہے تھے, تو جناب ہر طرف آج کل ایک ہی خبر گرم ہے جس کے اثرات شدت سے محسوس کیے جا رہے ہیں, اور اس کی حدت ملک کی عوام محسوس کر رہی ہے. مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے, اب تو کچھ بھی سستا نہیں ہے. بجٹ اپنے ساتھ مہنگائی کا طوفان لے آیا ہے. ایک طرف گرمی کی شدت میں اضافہ, دوسری طرف بجلی اور اب سی این جی کو ترستے ہوئے عوام کے دکھوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. لیکن عوام نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ ملک معاشی بحران میں گھرا ہوا ہے اور سرکار نئی پالیسیز لا کر اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے. تو جناب اب گھبرائے بغیر اس سونامی سے نمٹنے کے لیے کمر کسنی ہوگی. کھانے پینے کی اشیاء, دال, آٹا, سبزی اور گوشت, بلکہ ادویات, یہاں تک کہ بچوں کا دودھ, بلکہ تعلیم کا حصول بھی اب اتنا آسان نہیں رہا ہے. اسکول اور وین کی فیس کے مسائل تو ایک طرف, بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے. کاپی, کتابیں, پینسل اور دیگر سامان کی قیمتیں بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی ہیں, اور عام طور پر تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید 100% اس میں اضافہ ہو گیا. تو عوام مہنگائی کی دلدل میں پھنس رہے ہیں. لیکن کیا ہائی مہنگائی کرنے سے یہ سنگین مسئلہ حل ہو جائے گا یا آرام آ جائے گا؟ حکومت کا کہنا ہے کہ فی الحال عوام کو سخت فیصلوں کا سامنا کرنا ہوگا. کچھ عرصے میں عین ممکن ہے اچھا وقت آئے, گزرتے سالوں کے ساتھ عوام کا حال بھی بدلے, ملک معاشی بحران اور عوام معاشی مسائل سے بھی باہر آئے,
टैक्स चोरों और बेनामी असासे रखने वालों के गर्द तो घेरा तंग हो चुका है। आने वाले माली साल में महंगाई की शरह भी बदल सकती है, कम हो सकती है, तो हौसला रखें। सब्र तो हमें करना है, लेकिन इसके साथ साथ कोशिश भी करनी है कि कैसे जो इस वक्त महंगाई चल रही है उसे कैसे बचा जा सकता है, उसे अपने आप को कैसे सेव किया जा सकता है। एक परेशानी का ये आलम है और ये इस सवाल का जवाब जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुर्रम, क्या ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि हर तरफ ये तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर कोई ये रो रहा है कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, लेकिन इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? हम कैसे बच सकते हैं? हम कैसे सेविंग कर सकते हैं? कैसे पैसा, वो कहते हैं, दांतों से पकड़ के? देखिए, महंगाई तो हुई है डेफिनेटली, और अगर आप लास्ट ईयर के मुकाबले में देखें तो लास्ट ईयर महंगाई की शरह थी 3.9%। इस मरतबा महंगाई की शरह जो आई है वो 7.3% आई है। तकरीबन कोई 70-80% उसमें जो है वो चेंज आया है, इजाफा हुआ। और उसमें बेसिक जो इजाफा हुआ है वो फूड आइटम्स में हुआ है, जो एक आम आदमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें आप दालें हैं, सब्जियां हैं। लेट्स से प्याज की कीमतें 75% बढ़ी हैं। उसके अलावा आप दालें देख लें, गोश्त देख लें, शुगर देख लें, इन सब में इजाफा हुआ, बेताशा इजाफा हुआ है। इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन, फूड का जो वेट है, यानी कि एक होती है बास्केट, यानी कि उनका एक बास्केट का सैंपल क्योंकि मैं आपसे हल पूछना चाह रही हूँ, तो आपकी बात से तो मुझे लग रहा है फिर हम आवाम के मशवरा दें, खाना पीना छोड़ दें। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऑफ कोर्स वो हो नहीं सकता। देखिए, कम किया जा सकता है, हो नहीं सकता ऐसा। उसके अलावा जो एक और कंपोनेंट बहुत बड़ा है नॉन फूड का, वो भी बड़ा इम्पैक्ट करता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है पेट्रोल की प्राइसेस हैं, वो तकरीबन कोई 85%, रफली 75% बढ़ी हैं, सॉरी 25% बढ़ी हैं वो लास्ट ईयर के मुकाबले में। लेकिन ओवरऑल उसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों। सवाल ये है कि हल क्या है, हम कैसे बचत करें? मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब। आप भी ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। हुकूमत कह रही है कि महंगाई और मौजूदा हालात की जिम्मेदार साबिका हुकूमत है। जी देखिए, मेरे ख्याल से इससे भोंडी बात तो कोई की नहीं जा सकती है। आपको आए हुए हुकूमत में 1 साल होने को है। अगर पुरानी हुकूमतें जिम्मेदार हैं तो महंगाई तो फिर उनके दौर में होनी चाहिए थी ना। ये तो नहीं है कि हुकूमत आपकी है, 1 साल होने को है, 3 बजट आपने पेश कर दिए हैं, मुल्क के अंदर करप्शन आपने रोक दी है, टैक्सेस लोग आपको धड़ाधड़ देने लगे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, दोस्त ममालिक आप पे बहुत एतमाद कर रहे हैं कि पुराने हुक्मरान चोर डाकू थे, आप बड़े अच्छे हैं, आपको धड़ाधड़ पैसे मिल रहे हैं, IMF आप पे एतमाद कर रही है। और ये सारा पैसा जा कहाँ पे रहा है? अगर ये महंगाई ठीक नहीं हो रही, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा, हालात बेहतर नहीं हो रहे, तो जवाब तो अब आपको देना है। कितनी देर तक आप दूसरों के ऊपर बोझ डाल के देखें। आज हालत ये है किरण के मजदूर आदमी का गुजारा नामुमकिन है। आप कोई 600-700 दिहाड़ी वाला जो दिहाड़ीदार है, और उसमें अगर आप लगाएं कि उसकी महीने में कितने दिन वो काम करता है, और उसके बाद चलें इससे भी थोड़ा ऊपर चले जाएं जो 40,000 तक जिनकी इनकम है, इवन उनका गुजारा करना मुश्किल है। जब हम ये बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें आपने इतनी महंगी क्यों कर दी, आप तो कहा करते थे कि ये जगह टैक्स है पेट्रोल के ऊपर और करप्ट हुक्मरान लेते हैं, तो आगे से जवाब आता है कि घबराएं मत, डट के खड़ा है इमरान। हम जब पूछते हैं कि आपने बिजली की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं, गर्मी है, गरीब आदमी पंखा चलाना मुश्किल है उसके लिए, तो वो कहते हैं घबराएं नहीं, डट के खड़ा है कप्तान। अरे भाई, जब हम आपसे पूछते हैं कि लोग दाल रोटी खाना लोगों का मुश्किल है, तो फिर भी जवाब आता है 1 साल से कि डट के खड़ा है कप्तान। तो अब तो लोग कहने लगे हैं कि छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। ये 1 करोड़ नौकरियां देने आए थे, 50 लाख घर देने आए थे, किधर हैं वो नौकरियां और किधर हैं वो घर? देखिए अपनी नाअहलियों को, अपनी नालायकियों को आप किसी पिछली हुकूमत के सर पे न डालें। बताएं कि 10-12 साल का बिगाड़ दुरुस्त करने में आप समझते हैं कि 10 महीने में दुरुस्त हो जाएगा? ऐसा मैं नहीं, ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कह रही है, एक दिन में नहीं हो सकता 10-12 साल का बिगाड़ दुरुस्त। देखें किरण साहबा, ये एक तमाशा है जो लगाया जाता है। जब भी पाकिस्तान के जब सबसे बुरे हालात थे, जब पाकिस्तान टूटा था और जुल्फिकार अली भुट्टो ने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को संभाला था, कब रोना रोया था? मुझे कोई एक तकरीर सुना दें कि उन्होंने कहा हो हमारा ये हाल हो गया। अगले 18 दिन के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी और उन्होंने कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन हम लोग अपनी दिफा को मजबूत करेंगे। ये होता है लीडरशिप का विजन। और लीडरशिप जब कौम के जब वो डीमोरलाइज होती है तो उन्हें हौसला देते हैं। ये कैसे हो सकता है कि पिछली हुकूमत के दौर में महंगाई 3% पे हो और ये इसे 10 तक ले जाएं और फिर कहें कि कसूर पिछली हुकूमत का है?
بھئی پچھلی حکومت کا قصور ہوتا ہے یا پچھلی حکومتوں کا ہوتا ہے تو ان کے دور کے اندر مہنگائی ہوتی ہے. میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ عوام کو ہم کوئی ان کو حل بتا دیں, کچھ تجویز کر دیں, کیونکہ اپوزیشن میثاق معیشت کرنا چاہ رہی تھی, سرکار کو مشورے دینا چاہ رہی تھی. سر ابھی آپ کچھ عوام کو مشورے دے دیں, عوام بلبلا رہے ہیں, عوام پریشان ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا مشورہ ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہوتے تو آپ کیا کر رہے ہوتے اس وقت؟ جی ہم لوگ جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہ عام لوگ ہوتے ہیں, عام لوگوں کو پرائیورٹی پہ. جب آپ سٹاک ایکسچینجز میں پیسہ پھینک دیتے ہیں اور غریب آدمی آپ کی پرائیورٹی لسٹ پہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی مہنگائی, اگر آپ اکانومی کو درست کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ جو سیکیورٹی نیٹ میں لے کے آئے غریب ترین لوگوں کو. ہمارے دور کے اندر ہم نے 70 لاکھ خاندانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لے کے آئے, کیونکہ غریب آدمی کو تو نہیں آپ یہ کہہ سکتے کہ گھبرائیں نہ, حالات بہتر ہو جائیں گے. 1 سال تک غریب آدمی اپنے گھر کا چولہا کیسے جلائے گا اور وہ کیسے رہے گا؟ جی احساس پروگرام سر. اچھا دیکھیں احساس پروگرام کے تک ہوا کیا ہے ابھی تک؟ میں تو یہ سوال کرتا ہوں نا آپ سے, کیا پہنچ گئی ہے؟ دیکھیں نعروں کے ساتھ اور خوبصورت جس شخص کو کسی قسم کا کوئی احساس نہ ہو, پروگرام کا نام احساس رکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. سیدھی بات ہے کہ اگر آپ مہنگائی بڑھا بھی رہے ہیں تو کیا لوگوں کو متبادل روزگار کے آپ مواقع دے رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے کوئی بہتریاں ان کی زندگیوں میں لے کے آ رہے ہیں, ان کی انکم کو بڑھا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا, آپ نے کسی کی انکم کو نہیں بڑھایا, لوگوں کو روزگار کے مواقع آپ فراہم نہیں کر رہے, تو کیسے گزارا کریں گے وہ لوگ؟ پہلے 40 لاکھ لوگ تھے خط غربت سے نیچے, آپ کی پالیسیز کے تحت مزید نیچے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہی بات ہے کہ اکانومی کی, اگر آپ نے اکانومی میں سٹیبلٹی لے کے آنی ہے تو پھر آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنی پڑے گی. اور جب آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں گے, خرم شہزاد بھی یہاں پر موجود ہیں, تو آپ کی اس بات پر احساس پروگرام سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں خرم؟ تھوڑا سا اگر مجھے آپ ٹائم دیں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ہم پالیسیز پہ بات کرتے ہیں, میں تو ایٹ لیسٹ پالیسی کو کرٹیسائز کروں گا یا اس کو سپورٹ کروں گا. ایک تو اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ وہی جو BISP کی بات کریں نا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی, اس میں میرے خیال میں کوئی 180 ارب اس مرتبہ کی ہیں, کافی زیادہ پورشن اس میں رکھا ہے, نمبر 1. دوسرا احساس پروگرام بھی کیا ہے. تیسرا 300 جو یونٹ کنزیوم کرے گا بجلی کے, وہاں تک اور اس سے کم کو پرائس انکریز نہیں دیا جائے گا. اور یہ زیادہ تر 70-80% لوگ اس میں فال نہیں, اس میں فال کرتے ہیں لوگ. گیس میں ابھی بھی سبسڈی ہے, گیس میں ابھی بھی پرائس ڈفرینشیل کافی زیادہ ہے, تو گیس میں انکریز ڈیفینیٹلی ہوا ہے, لیکن جو لوور لیول ہے, لوور سے مڈل لیول تک اتنا انکریز نہیں ہے. 140% کا اضافہ ہوا ہے اوور آل, لیکن جو شروع کے ہیں وہ 20%, 15-20% کی رینج میں آتے ہیں. تو دیکھیں ہم اگر تھوڑا سا اور کرٹیکلی دیکھیں نا. اچھا ایک اور چیز میں کہوں گا, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. BISP پروگرام شروع کیا تھا پیپلز پارٹی نے, پروگرام آج افیکٹو ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسا ہم کرتے کہ وہ کہتے ہیں نا مچھلی جو ہے وہ کھانا نہ سکھائیں بلکہ پکڑنا سکھائیں, اس وقت اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں نا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھوڑا سا اور آگے جاتی اور انڈسٹریز SMEs, مطلب جو مڈل کلاس, جو آپ کی مڈ ٹیئر کی انڈسٹریز ہوتی ہے نا, چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز ہوتی ہیں, ان میں انویسٹ کرتی, لوگوں کو اسکلڈ بناتی. آج آپ کے پاس ہیومن کیپٹل بھی اسکلڈ ہوتا, آپ کی امپلائمنٹ بھی زیادہ ہوتی, اور آج آپ کے پاس BISP پروگرام بھی چل رہا ہوتا ہے, انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. وہ صرف آپ مجھے موقع اصل میں ماڈل کیا ہے. دیکھیں ہمارا ماڈل کیا ہے, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں کہہ رہا, ہمارا ماڈل کیا بن رہا ہے جو ہوتا ہے انڈر ڈیولپڈ اکانومیز میں, کہ آپ ووٹ بینک کو امپروو کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام چلاتے رہیں تاکہ آپ کے لوگ آپ کے پیچھے پیسوں کے لیے آتے رہیں, نہ صرف ان کو, نہ کہ آپ ان کو یہ کریں, نہ کہ ان کو اس قابل کیا جائے, نہ کہ ان کو اس قابل کیا جائے کہ وہ ووٹ تو آپ کو دیں گے یار, لیکن اگر آپ ان کو اس قابل کر دیں مستقبل کا اثاثہ بنے آگے چل. اچھا ایک میں پوائنٹ سے عامر صاحب بھی اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے اگر موقع دیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی بہت غریب ترین لوگوں کے لیے سوشل سیکیورٹی نیٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو ہم کر رہے تھے بات, وہ وسیلہ حق پروگرام اور وسیلہ روزگار پروگرام, اور ہم ان خاندانوں کو 3-3 لاکھ روپیہ دے رہے تھے چھوٹے کاروبار کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے, اور جو وہ جس خاندان کو وہ پیسے ملتے تھے پھر اس کے بعد انہیں وہ وظیفہ ختم ہو جاتا تھا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے تھے, یہ کام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہو رہا تھا. لیکن اگر آپ کسی کو دیکھیں گے کہ ابھی ہم لوگ انڈسٹری بنائیں گے اور بہتر ہوگا, اتنی دیر تک وہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کو کیونکہ ریاست کا جو فلاحی ریاست ہو, اگر یہ جناح صاحب کا پاکستان ہے تو اس میں بنیادی طور پہ یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو غریب ترین لوگ ہیں, جو خط غربت سے نیچے ہیں, انہیں فوری طور پہ ریاست میں ان کے کھانے پینے کا کوئی نہ کوئی انہیں تحفظ فراہم کرنا ہے. لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا, یہ ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے نہیں اٹھائے جن لوگوں نے ایکشن ہو رہا ہے سر ان کے خلاف. دیکھیں یہ دھمکیوں سے تو ملک نہیں چلا کرتے. ایمنسٹی اسکیم
तरले से लेके धमकियों तक, अगर आपने हथकड़ियां लेके आनी है, क्रैक डाउन करना है, तो कभी भी बिजनेस इस तरह फ्लरिश नहीं करते हैं। उसके लिए बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाना पड़ती हैं। अगर आपने हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को चोर डाकू कहना है, हर एक के पीछे हथकड़ियां लेके भागना है, तो फिर भाई टैक्स तो फिर बनी गाला वालों को भी देना है। मनी लॉन्ड्रिंग फिर तरीन साहब की किस तरह हलाल हो सकती है? और सारे करप्ट, पूरी पिछली 20 साल हुकूमतों के 95% करप्ट आपकी गवर्नमेंट्स के अंदर आके बैठे हों, और आप हथकड़ियां सिर्फ अपोजिशन को लगाएं, गरीब आदमी को लगाएं, कारोबारी को लगाएं, फिर इस तरह इकोनॉमी नहीं चलेगी, ना मुल्क चलेगा। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, इस वजह से मैं चाह रही थी कि आपसे मजीद बात करती, और क्योंकि मैं बैठी थी बात ये करने कि आवाम के पास क्या हल है, हम क्या करें, लेकिन अफसोस कि हमें वो हल नहीं मिल सका। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप साथ मौजूद थे, खुरम शहजाद आप साथ मौजूद थे। मैं अगले टॉपिक की जाने बढ़ूंगी। लाहौर में अफसोसनाक वाकया हुआ है, कोताही किसकी है, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। लाहौर में आज अफसोसनाक वाकया ये हुआ जिसने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज पे मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग हुए। हमलावर शान और अरशद को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब सवाल यह है कि मुल्जिमान असलहा लेकर एयरपोर्ट के लाउंज तक पहुंच कैसे गए। इतना ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है, आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाता है, आपके माफ़ कीजिएगा आपके टिकट्स चेक किए जाते हैं, उसके बाद आप अंदर जाते हैं, वहाँ पे स्कैनर्स लगे होते हैं, फिर उसके बाद बॉडी सर्च होता है, उसके बाद फिर आप आगे जाते हैं, फिर दोबारा यही सारा अमल होता है और फिर आप लाउंज में पहुंचते हैं। तो कहाँ गफलत की गई? 1 स्कैनर 2 स्कैनर, वहाँ पर 2 स्कैनर्स मौजूद होते हैं, क्या ख़राब थे? और फिर अगर ख़राब थे तो जो लोग असलहा लेकर अंदर आ रहे थे, क्या उनको किसी ने ये बताया था कि वहाँ पर स्कैनर ख़राब है? जो धड़ल्ले के साथ वो अंदर आए हैं और उसके बाद फायरिंग की है, 2 लोगों की जान ली है। असलहे की निशानदेही करने वाले आलात भी मौजूद हैं। मुल्जिमान के पास मौजूद हथियारों का पता क्यों नहीं चल सका? सिविल एविएशन अथॉरिटी की इब्तिदाई रिपोर्ट में अहम इंकशाफ ये हुआ कि लाहौर एयरपोर्ट के दाखिली रास्ते पर लगा हुआ स्कैनर खराब था। हमलावर फैमिली समेत गाड़ी में आए थे। एंट्री पॉइंट पर गाड़ी की चेकिंग हुई या नहीं, उस वक्त आपसे वर्बली सवाल भी किया जाता है, गाड़ी भी चेक की जाती है कि किसी किस्म का कोई असलहा, कोई हथियार तो मौजूद नहीं है। इसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी से निकलते हुए वो शख्स लाउंज तक पहुँच गया, फायरिंग कर दी, लोगों की जान ले ली। कितने लोग कसूरवार हैं इसमें? साबिक सिविल एविएशन ऑफिसर हैं ज़कावतुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद ये वाक़या हो जाना और उसके बाद इंकशाफ होना कि स्कैनर्स ही ख़राब हैं। मुसल्लह मुल्जिमान एयरपोर्ट के लाउंज तक आ गए, फायरिंग करके 2 अफराद की जान ले ली। क्या कहते हैं आप, किसकी गफलत है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसा हुआ कि पिछले साल भी यही वाक़या हुआ था और यही लोग इन्वॉल्व थे, और इसी तरह ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी उस दफ़ा भी हुआ और अंदर जाके उस बंदे ने फायरिंग की। इस दफ़ा भी आलमोस्ट उसी का रिपीट है कि वो सिक्योरिटी चेक से जो फेंसिंग में गाड़ियों का भी और पैदल चलने वालों को भी दाखिल होने के लिए, जिसके लिए बाकायदा मेटल डिटेक्टर्स हैं, स्कैनर्स हैं और बाकी गाड़ियों के अंदर तक चेकिंग के लिए मशीनें हैं। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि कर दीजिएगा, आपने कहा यही लोग इन्वॉल्व थे, आप ये हमलावर की बात कर रहे हैं और या आप सिक्योरिटी पे जो लोग मौजूद हैं उनकी बात कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं सर? मैं सिक्योरिटी वालों की बात कर रहा हूँ कि ये आज मतलब किसी तरह ये लैप्स हो गया, वरना प्रॉपर सिक्योरिटी पर हमेशा चेक होती है जो लोग भी अंदर जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उनका ये कहना है कि स्कैनर्स प्रॉपर नहीं थे या मेटल डिटेक्टर्स सही काम नहीं कर रहे थे। तो ये ओवरऑल सिक्योरिटी की तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए कि आखिर ये वाक़या क्यों हुआ। और फिर ये रेप्लिका है कि पहले भी हो चुका है, ये पिछले साल ना वही पार्टी, और काफ़ी मतलब ये बड़ी स्टेंज चीज़ है कि बाकायदा असले के साथ। अब इनका ये कहना है कि हमने सीट के नीचे रखा हुआ था असला। अब अगर ऐसी चीज़ में डिटेक्शन नहीं होती तो इसको एक्सप्लोर किया जाए, चेक किया जाए, तहकीक की जाए, रिसर्च की जाए कि क्यों हमारा जो चेकिंग सिस्टम है वो फ्लॉप हो गया या फेल हो गया। हालांकि ये इंटरनेशनल ऑडिट की जो टीमें आती हैं लाहौर पे सिक्योरिटी के लिए, वो भी ये सारी चीज़ें चेक करती हैं। हत्ता कि ये जो हमारा इंट्रूडर अलार्म सिस्टम है, ये दूसरी चीज़ें हैं, ये CCTV कैमराज हैं,
इनको वो बंद करके दोबारा चेक करती हैं कि बाकी ये काम भी कर रहे हैं और इनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, क्योंकि खाली सीसीटीवी काम नहीं करते, उनकी मॉनिटरिंग भी काम करती है साथ, अगर प्रॉपर हो, अगर ना हो तो फिर मॉनिटरिंग भी खत्म हो जाती। मतलब ये मुझे बताइएगा कि ये इंस्पेक्शन का क्या टाइम होता है, कब कब होता है, कितने कितने अरसे बाद चेकिंग की जाती है? ये आमतौर पे 3 से 4 साल के अंदर ये टीमें आती हैं सिक्योरिटी की, इंटरनेशनल सिक्योरिटी वालों की, जो एकाओ के अंडर ऑर्गेनाइजेशन है, और वो एक एक चीज़ को विद सिविल एविएशन के साथ मिलके एक एक चीज़ को चेक करते हैं, और हर चीज़ को मतलब एक तो वो वैसे ही ओवरऑल चेक कर लिया, और उसके अलावा वो सरप्राइज चेक्स भी करते हैं कि देखें हर चीज़ अलर्ट है। मसलन हमारा इंट्रूडर अलार्म सिस्टम है, अगर वहाँ पे किसी ने हाथ लगाया तो किस तरह उसको मॉनिटर किया जाएगा, इंटरसेप्ट किया जाएगा, क्योंकि किसी सीसीटीवी का लगा देने से काम नहीं बनता जब तक उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग ना हो और इंटरसेप्शन सिस्टम बिल्कुल। सीसीटीवी तो आपको सबूत देती है, बाद में बताती है कि क्या कुछ हो रहा था वहां पर, ये सब कुछ दिखाती है। लेकिन ये वाकई तशवीश की बात है कि 3 से 4 साल के दौरान अगर बार दोबारा से चीजें चेक की जाए, 1.5 साल में 2 बार इस तरह के वाकयात हो जाना, और फिर भी सवाल सिक्योरिटी पर ही है, तो फिर इसका जवाब लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिन लोगों की गफलत है शायद उनको भी सजा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़कावत साहब, आप साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।